हे गाइस व्हाट्स अप। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसी ऐप जो कि आपको ना तो कहीं प्ले स्टोर में जाकर मिलेगी, ना ही गूगल में सर्च करने पर मिलेगी। वो ऐप सिर्फ आप तब डाउनलोड कर सकते हो जब आपका कोई दोस्त उस ऐप को यूज़ कर रहा हो। उसमें एक रेफरल क्यूआर कोड होता है। अगर आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन करोगे तभी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और ये फीचर इसलिए दिया गया है ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी एक्सक्लूसिव क्लब के एक्सक्लूसिव मेंबर बनने जा रहे हो। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी हो जाए, कोई भी दोस्त आपके पास आ जाए, कोई भी स्कैन करने को बोल दे, उस ऐप को डाउनलोड मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, डाउनलोड मत करना। और ऐसा समझना कि वो जो भी दोस्त है आपको वो ऐप ला के दे रहा है, वो मर चुका है आपके लिए। प्लीज़ ऐसा समझना, उस दोस्त से रिश्ते नाते काट देना, सारे कनेक्शंस टाई अप सब ख़त्म कर देना। ऐसा समझना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, उस दोस्त से दूर हो जाना और उस ऐप के बारे में सोचना भी मत। भले ये ऐप आपको बोले कि आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, कितना भी पैसा कमा सकते हो। आई नो पैसों की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन कुछ भी हो जाए उस ऐप को इंस्टॉल मत करना। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप सोच रहे होंगे कि भाई तेरे बोलने पे हम ऐसा क्यों करें, ये वो है ना। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं अपने दोस्त मैट के साथ एक बार में था जब उसने मुझे ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लिया। हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्रोक थे, मतलब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और हमारे सर के ऊपर स्टूडेंट लोन पहाड़ की तरह चढ़े जा रहा था। हम पे तो इतने कम पैसे थे कि हम किसी बार में जाकर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अचानक से मैट बोलता है कि आज उसके पास पैसे हैं और उसे उसे आज सेलिब्रेट करना है और आज की पार्टी का सारा खर्चा वो देगा। तो बस हम दोनों निकल जाते हैं बार के लिए। मैट को देख के लग रहा था कि वो पूरी लाइफ का इंजॉय कर रहा था और मुझे बताने से इनकार कर रहा था कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब तक हम थोड़ी बियर पी ना ले, थोड़े से नशे में ना चले जाएं, वो कुछ बता ही नहीं रहा था। जब मैं वेट करते करते तंग आ गया, अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं गैस करता हूँ कि शायद मैट को एक नई जॉब मिल गई है। और मैट हंसते हुए मुझे बोलता है कि उससे भी बेटर, मुझे जॉब तो नहीं बट मुझे ये ऐप मिली है। मैं आंखें घुमाने लगा। हम दोनों ही ऑलरेडी बहुत सारी गिग ऐप ट्राई कर चुके थे। जब ऊबर और लिफ्ट के बीच स्विच करते करते थक जाते थे और कॉलेज गर्ल्स की उल्टियों को साफ करते थे अपनी गाड़ियों से, और वो साफ करते करते परेशान हो जाते थे, तो मैं कुछ दिनों के लिए डोरडैश यूज करता था, तब तक जब तक बाहर के खाने की स्मेल से मुझे उल्टी ना आने लग जाए। उसके बाद कभी कभी फीवर पे कुछ छोटी मोटी गिग्स करता था या टास्क रैबिट पे ऑड्स जॉब ढूंढता था। फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती थी। अक्सर लगता था कि मेरी सिचुएशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। मुझे एक और ऐप नहीं चाहिए थी जो धीरे धीरे मेरी सैनिटी को ख़राब कर दे। और मैंने मैट को भी ये बोला कि भाई मुझे कोई ऐप ट्राई नहीं करनी, और मैं भाई बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे फालतू की जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और फालतू की होप भी नहीं चाहिए। जिस पे मैट मुझे बड़ा एक्साइटेड होके बोलता है कि ब्रो भाड़ में जाने दे वो सारी ऐप, भाड़ में जाने दे अपनी सारी जॉब्स। ये ऐप हमें इतना आसानी से पैसा कमा के देगी कि मैं बता ही नहीं सकता। और मुझे मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस तो हो गया था। मैट इतनी जल्दी एक्साइटेड होता नहीं है, और इसीलिए शायद मैं देखना चाहता था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैट को इतना पैसा कमा कर दे रही है। और शायद थोड़ा बेवकूफ़ भी था जो मैं इस चीज़ों पे मान रहा था। आखिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको इतने आसानी से पैसा कमा कर दे दे, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई ऐप होती नहीं है जो आपको इतने आराम से बिना कुछ करे पैसा कमा कर दे दे। मतलब ठीक है, ट्रेडिंग बैटिंग वो सब एक जगह है जहाँ आप अपना पैसा लगाते भी हो और जीत गए, ठीक है, नहीं तो जाता भी है। बट इस ऐप में सिर्फ आ रहा था। अच्छा, मैट भी अब मुझे ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी ही देर में मान जाता हूँ। अब मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, मैट का दिया हुआ कोड स्कैन करता हूँ और लिंक पे क्लिक करता हूँ। लिंक एक सिंपल सी वेबसाइट पे ले जाती है जहाँ सिर्फ एक डाउनलोड का बटन था। कुछ ही सेकंड में ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी थी। ऐप का जो इंटरफेस था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। उस ऐप में कुछ ही टैब्स थे, एक अपना क्यूआर रेफरल कोड शेयर करने के लिए, एक अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, और एक जहां पर करंट बैलेंस दिखा रहा था, जो कि अभी मेरे को दिखा रहा था $0। और स्क्रीन के बीच में सिर्फ एक टैब था जिसमें लिखा हुआ था यू हैव नो न्यू टास्क। मैं मैट को सुनाने ही वाला था कि क्या फालतू का मजाक कर रहा है और ये क्या फालतू की ऐप डाउनलोड करवा दी, लेकिन उससे पहले ही मैट बोल पड़ा कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, लेकिन एक बार टास्क आने तो दे। और मैं बड़ा हैरान तब हुआ जब मेरे ऐप में ना दूसरी साइड दिख जाता है कि आपके कौन कौन से फ्रेंड ये ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें नाम रेचल का भी था, मतलब कि रेचल भी इस ऐप को यूज़ कर रही थी, क्योंकि रेचल एक ऐसी लड़की थी जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली वो मैट की ज़्यादा अच्छी दोस्त है। मैट के थ्रू ही मैं रेचल से मिला हूँ, और मैं बहुत कम बार मिला हूँ। मतलब कभी कभी मैट के साथ घूमता हूँ तो रेचल मिल जाती है, लेकिन जितना भी उससे बात हुई है वो एक जेन्युइन पर्सन है, और ऐसे फेक चीज़ों में वो ज़्यादा पड़ती नहीं है। मतलब उसके अंदर दिमाग भी है, ऐसे इजी मनी है, वो ऐसी फेक अगर ऐप होगी तो वो डाउनलोड नहीं करेगी, इतना मुझे पता है। तो जब वो भी ये ऐप यूज़ कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक है, ये फेक तो नहीं है।
अच्छा, एक और चीज़ रेचल के बारे में बताऊंगा कि वो समझदार है, लेकिन अभी उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि उसको कहीं जॉब मिल सके। वो ऐसे ही एक्टिंग क्लासेस ही ले रही है, अभी एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। एंड यू ऑल नो, एक्टिंग में करियर बनाते बनाते तो भाई उम्र निकल जाती है, और साथ ही में उसके ऊपर हमसे भी ज़्यादा लोन पड़ा हुआ है। अब मैं मैट से पूछता हूँ कि अगर तू सच बोल रहा है तो मुझे ये बता कि तूने अब तक कितने पैसे कमाए। जिस पे मैट बोलता है कि लगभग एक दिन में $800 कमा चुका हूँ, और अभी तो रेफरल का अलग मिलेगा जो मैंने तुझे डाउनलोड करवाया। तो मैं बोलता हूँ कि लगता है तूने मुझे इस स्कीम में घुसाकर बहुत अच्छा खासा पैसा छापा है। तो बोलता है और नहीं तो क्या। वो मुझे अपनी ऐप दिखाता है और अचानक से 800 से $1000 हो गए होते हैं। एंड आई वॉज लाइक कि भाई साहब, इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा पैसे। मैं मजाक में कहता हूँ कि $200। तो चलो मान लो कि अगर गलती से ये ऐप स्कैम निकली तो एटलीस्ट मुझे पता तो है कि हमारी दोस्ती की कीमत $200 है। और ये बोलकर हम दोनों हंसने लग जाते हैं, जिस पर वो हंसकर बोलता है कि फिर तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे दे दिए, $200 इतनी महंगी हमारी दोस्ती नहीं है। और फिर ये बोल के हम वापस से ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और फिर पीने लग जाते हैं। जिसके बाद हम नॉर्मली मूवीज़ और कुछ ट्रेलर्स के बारे में बात करने लगे, कौन से नए रिलीज़ आने वाले हैं, कौन सी देखने लायक है, कौन सी नहीं है, यही सब बातें कर रहे थे। मैं तो लगभग उस ऐप को भूल ही चुका था जब मेरे फ़ोन पर 20 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन आता है, मेरा पहला टास्क। मैं उस टास्क को बार बार पढ़ता रहा और मैं ना थोड़ा टेंशन में भी आ गया था, क्योंकि जो बोला गया तो काफ़ी वियर्ड था, एबनॉर्मल सा था, और स्क्रीन में लिखे हुए वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। टास्क था कि जो बाथरूम का फ्लोर है उधर जाकर आपको यू हैव टू पी, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स है। अब ये पढ़ते हुए मैं मैट को बोलता हूँ कि ये किस पागल ने ऐप बनाई है और ये क्या बेवकूफ़ों जैसे टास्क दे रहा है, क्या है इसका मतलब, क्या है। काफ़ी अजीब बात है। मैट मेरा फ़ोन लेता है और वो टास्क पढ़ता है और हंसने लग जाता है और बोलता है कि तेरे को थोड़ा अजीब टास्क तो मिला है, लेकिन $100 मिल रहे हैं इसके। मैं उससे फ़ोन छीनता हूँ और देखता हूँ कि टास्क के आगे लिखा होता है $100 जस्ट टू पी इन द पब्लिक बाथरूम। और साथ में उसके नीचे एक टाइमर चल रहा था जिसमें अब 4 मिनट 27 सेकंड बचे थे। जिसके बाद वो बोलता है कि देख ले अगर तुझे करना है तो, नहीं तो फिर रहने दे, मत कर, लेकिन $100 मिल रहा है इसके। मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये गलत बात है, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैट बोलता है कि देख ले, आज रात को बहुत सारे ऐसे दारूबाज वहाँ जाएंगे जो सेम चीज़ करेंगे, वो भी बिना पैसों के लिए। तो तेरे को सेम चीज़ करने के अगर पैसे मिल रहे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि तुझे भी ऐसा अजीब सा टास्क मिला था क्या। वो बोलता है मेरा टास्क, मुझे तो ऐसा मिला था कि मैं एक दुकान के अंदर जाऊँ, वहाँ एक पब्लिक डिस्प्ले था, मुझे बस उसे गिराना था। मैंने कहा तो तूने वो किया। बोलता हाँ, $50 मिल रहे थे उसके। तो मैं गया, उसे धक्का दिया, गिरा दिया, वापस उठा के रख दिया, सॉरी बोला और निकल गया। जिसके बाद मैं मैट से पूछता हूँ कि भाई तू क्रिप्ड आउट क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब तू समझ रहा है, वो हमें देख रहे हैं 24 घंटे, वो हमें टास्क दे रहे हैं, और जब हम उस टास्क को कंप्लीट कर दे रहे हैं तूने पता चल जा रहा है, इसका मतलब वो हम पे 24 घंटे नजरें बनाए हुए हैं। जिस पे मैट बोलता है तो भाई ये हर ऐप करती है, तुझे पता नहीं है क्या, लाइव लोकेशन मांग लेती है, कभी कभी आपके कैमरेज का एक्सेस मांग लेती है, वो सब देख रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। जैसे कल ही मैं क्रिकेट बैट की बातें कर रहा था, आज इंस्टाग्राम की पूरी फीड क्रिकेट बैट से भर चुकी है, तो इसमें इतना क्रिप्ड आउट होने की क्या बात है। मैं उसे बोलता हूँ कि तू पागल है, तुझे पता है, मतलब कि ऐसी ऐप्स होती है जो काम करने वाले और कराने वालों को मिलाती है और उनके बीच का जो उनका कमीशन होता है वो रख लेती है, लेकिन ये ऐप अलग है, ये काम करवाने वाले से मिला ही नहीं रही, ये बस हमसे काम करवा रही है और हमें पैसे दे रही है, इसमें इन ऐप वालों का क्या फ़ायदा होगा। मैट बोलता है कि मेरे हिसाब से मार्क जुकरबर्ग कर रहा होगा, मतलब सोच के देख, उसके पास इतना पैसा है कि उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, अब पैसे कमा कमा के बोर हो चुका है तो एक ऐसी ऐप बना डाली है जिसमें बस लोगों को पैसे दे रहा है और उनसे बेवकूफ़ों जैसे काम करवा रहा है और बस मज़े ले रहा है। मैं बोलता हूँ कि मैं किसी ऐसे सोशल साइकोपैथ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मैं ये बोलता हूँ, अपना फ़ोन उठाता हूँ डिक्लाइन करने के लिए, लेकिन उसमें डिक्लाइन का बटन ही नहीं था। मैं हर जगह ढूंढता हूँ, डिक्लाइन का कोई बटन आ ही नहीं रहा था और टाइमर अभी भी चल रहा था, 2.5 मिनट कुछ बचे थे। मैं मैट से पूछता हूँ कि इसमें डिक्लाइन कैसे करते हैं। मैट बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी डिक्लाइन करा ही नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार ऐप को ट्राई करके देखते हैं, अब क्या पता ऐप मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है तो मैं उसे बना देता हूँ। मैं जाता हूँ बाथरूम में, 1 मिनट तक वहीं रहता हूँ और फिर कुछ भी नहीं करता वहाँ पर, हाथ धोकर वापस आ जाता हूँ। और जब मैं वापस आता हूँ तो टाइमर भी पूरा हो जाता है, स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती है और स्क्रीन में एक सैड सा फेस बना हुआ आता है। शायद ऐप को पता चल गया कि मैंने उसका काम नहीं किया और मैं उसे ओवर स्मार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी एकदम से मैट का फ़ोन बजने लग जाता है और ये सेम साउंड था जो मेरे फ़ोन से आया था, मतलब कि ये उस ऐप का नोटिफिकेशन था। मैट अपना फ़ोन ऊपर उठाता है और हंसने लग जाता है।
मैं बोलता हूँ क्या हुआ, तुझे भी कोई नया टास्क आया क्या? तो मैट अपना फ़ोन ऐसे मेरी साइड दिखाता है। मैंने अभी जो टास्क था वो पढ़ना शुरू ही करता हूँ कि स्लैप योर फ्रेंड कुछ ऐसा लिखा था, तभी चाटा मेरे चटाक से पड़ता है। मैट ने मुझे चाटा मार दिया था। मतलब वो इतना जोर का चाटा था कि मैं तो लिटरली गिरने वाला था। कैसे कैसे करके मैंने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। मैं जोर से मैट को बोलता हूँ कि तू पागल वागल हो गया क्या? मैं हर जगह के लोग मुझे घूर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि जो गाल है वो चाटे की वजह से लाल हुआ है या शर्म के मारे। मैट बोलता है कि सॉरी भाई, लेकिन $200 का ऑफर था, छोड़ नहीं सकता यार। बारटेंडर ने हमें देखा था तो वो हमारे पास आता है और उसे लगता है कि हमारे बीच लड़ाई हो रही है, तो बोलता है कि मुझे लगता है आज के लिए तुम दोनों को बहुत चढ़ चुकी है। मैट बोलता है कि ऑल गुड ब्रो, एक बार बिल ले आओ, हम क्लोज करके बस जा रहे हैं। बारटेंडर ने सर हिलाया और रजिस्टर की तरफ चला गया। तभी मैट का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जब बारटेंडर बिल लेकर वापस आया, मैट ने फ़ोन देखा, थोड़ा सा चौंक गया। फिर मैट ने क्या करा कि अपना बियर लिया, बड़ा सा घुट लगाया और जब बारटेंडर सामने आया तो उसके ऊपर थूक दिया। बारटेंडर गुस्से से लाल हो गया। सिक्योरिटी वहाँ पर आती है, मैट को ऐसे कॉलर से पकड़ती है और सीधा बाहर ले जाकर फेंक देती है, जिसपे मैट चिल्ला रहा है कि सॉरी सॉरी ब्रो, ये सिर्फ मजाक था यार, मैं चिल कर ब्रो, सॉरी ऐसे बोलते हुए। लेकिन कौन ही उसकी बात मानेगा, बेवकूफ़ है वो। उसे पकड़ा और बाहर फेंक दिया। जिसके बाद सिक्योरिटी मैट से बोलती है कि उम्मीद है मजाक पसंद आया हो, क्योंकि अब तुम यहाँ से बैंड हो। अब बारटेंडर मुझे बिल ला कर देता है। मैं बिल अभी साइन करने ही वाला था कि तभी मेरा फ़ोन अचानक से वापस से वाइब्रेट करने लग जाता है और मैं सोच लेता हूँ कि अब मैं फ़ोन को नहीं देखूंगा। इन क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग के ऊपर ऐसे भारी सी हो जाती है। मैं फ़ोन निकाल के देखता हूँ तो नया टास्क आया होता है। लिखा होता है कि डू नॉट लीव द टिप, इंस्टेड राइट फक यू। मेरे दिमाग में सारे अलार्म बेल्स बजने लग गए। ये लोकेशन शेयरिंग या फिर माइक्रोफोन स्कूपिंग से कई आगे बढ़ चुकी है। ये ऐप कुछ तो अलग कर रही है। मैंने बार के आसपास हर जगह देखा, ये सोचकर कि शायद कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, स्ट्रिंग्स खींच रहा है, लेकिन हर कोई तो नॉर्मल कस्टमर की तरह ही लग रहा था। लोग मुझे नज़र से देख रहे थे जैसे कि मैं कोई फ्रीक शो का पार्ट हूँ। ऑब्वियसली मैं किसी से लड़कर आया हूँ, मुझे बाहर फेंका गया तो हर कोई मुझे देख रहा होगा। जब टास्क के नीचे देखा तो $250 लिखे आ रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ और भागते हुए सीधा बाहर चला जाता हूँ। मुझे देखना था कि ये सही में रियल ऐप है या फिर कोई बस बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि बाहर जाऊँगा, मैट मुझे बोलेगा देखा बना दिया ना पागल, कैसा लगा मेरा प्रैंक। पर जो भी था, मैंने बस उस समय वो लिख दिया और मैं बाहर की तरफ भाग लिया। और जैसे मैं बाहर आता हूँ मुझे एक और मैसेज आता है। फ़ोन उठाकर देखता हूँ तो मेरे अकाउंट में $250 आ चुके थे। ये कोई मजाक नहीं था, कोई प्रैंक नहीं था, ये असल में हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं शॉक हो जाऊं या सरप्राइज हूं, खुश हूं या एक चीज़ जो मैंने नोटिस अब करी कि वो मैट वाला थप्पड़ वाला टास्क वो कोई नॉर्मल टास्क नहीं था, वो मुझे पनिश किया गया था। काइंड ऑफ कि अगर हमारा ऑर्डर नहीं मानोगे तो पनिश करा जाएगा। ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अब मैट तो चाहता था कि हम कहीं और चलें, किसी और बार में, और गुड लक का सेलिब्रेशन जारी रखें, लेकिन मेरी एड्रेनलिन जैसे ही कम हुई मैं उदास और चिंतित हो गया। इसलिए मैं सीधा घर चला गया। पूरा एक्सपीरियंस ही गलत लग रहा था। मैंने डिसाइड करा कि अब मैं इस ऐप से दूर ही रहूँगा, क्योंकि वो चाटे मारने वाली चीज़, वो पनिश करने वाली चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सता रही थी। जितना ईजी यहाँ पर पैसे कमाना था उतनी ही अनईजी फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए कि मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे। कौन बना रहा है ये ऐप, क्यों बना रहा है, इस ऐप को बनाने का मकसद क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक और चीज़ थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। ये सब कुछ मैनिपुलेटिव लग रहा था, जैसे मैं किसी और के गेम का पपेट हूँ, जैसे किसी ने मेरे अंदर की अंधेरी डिजायर को छू लिया है। बारटेंडर को फक यू बोलने के बाद गिल्टी के साथ साथ एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। एक अजीब सा थ्रिल मेरे अंदर जाग रहा था। क्या सचमुच मुझे ये सब करना चाहिए? क्या ये सब करने से मैं माला माल हो जाऊंगा? मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे सारे लोन्स चुकता हो जाएंगे। और ये सोचते मैं अपना फ़ोन निकाल देता हूँ कि भाड़ में जाए। मैं देखना चाहता था कि किस हद तक जा सकता है। मैं अपने फ़ोन को शुरू करता हूँ और उस ऐप को देखने लग जाता हूँ। ऐप में कुछ नहीं होता। मैं ऐप को रिफ़्रेश करता हूँ, तब भी नहीं होता। तब मुझे लगा शायद वो 24/7 मॉनिटर नहीं करते, लेकिन अब सोचता हूँ कि शायद वो मुझे एडिक्ट बना रहे थे, जैसे कि मुझे इग्नोर करके मुझे और ज़्यादा नीड ही बना रहे हो, ताकि जब मुझे उनकी अटेंशन मिले, उनका मैसेज आए, तो मैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाऊँ। और फिर अगले दिन आता है अगला टास्क। अगले कुछ टास्क बोर करने लायक थे।
लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो सारे टास्क काफी बेसिक और काफी ज्यादा मीन थे। जैसे कि च्युइंगम को ऐसी जगह थूकना जहाँ पर कोई उसके ऊपर पाँव रखे, किसी बच्चे से टकरा कर उसकी आइसक्रीम गिरा देना, या रात के टाइम किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाना। मुझे अब समझ आता है कि वो सब कुछ धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था। जब बाथरूम के फ्लोर पर पेशाब करने से मैंने इनकार किया था, तो उसी के 72 घंटे बाद मैं उससे भी 72 चीज़ें कर रहा था। जैसे कि किसी पड़ोसी का अमेजोन का पार्सल आया और मैं उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दे रहा हूँ, या किसी रैंडम नंबर पे कॉल कर रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है। मैं ये सारी हरकतें कर रहा था। सिर्फ 72 घंटों के अंदर मैं इतना बदल चुका था। सच बताओ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इतना ज़्यादा बदलता जा रहा था। धीरे धीरे ये ऐप मेरे सर के ऊपर हावी होने लगी थी। वो मुझसे वो हर चीज़ें करवा रही थी जो नॉर्मली मैं कभी करना तो छोड़ो सोच भी नहीं सकता था। और शायद कहीं ना कहीं मुझे बहुत देर हो चुकी थी ये चीज़ रियलाइज़ करने में। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होता है तो ऑलरेडी मैं इस ऐप को 7 दिन से यूज़ कर चुका था। सच बताऊं तो अब मुझे दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं है। ड्राइव करना, ऊबर कैब चलाना, या किसी के स्टोर में जाकर वहाँ नौकरों की तरह जी सर, थैंक यू फॉर कमिंग, ये सब करना। मैं अब मालिक बनना चाहता था खुद का, और ज़्यादा पैसे भी मिल रहे थे, तो मैं उस ऐप को और ज़्यादा यूज़ करने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं कुछ बता नहीं सकता लोगों को कि मैं एक ऐप के लिए वर्क कर रहा हूँ। मैं कोई ऐप वर्कर नहीं हूँ, ऐसी कोई फील्ड भी नहीं होती। इसलिए मैं एक नॉर्मल सी जॉब भी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक नॉर्मली पार्ट टाइम डेटा एंट्री की जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, और ऐसी मेरी लाइफ आगे बढ़ने लगी। मैंने एक जगह जॉब करता था और हर समय अपने फ़ोन को ऑन रखता था ताकि कोई भी टास्क मेरे से मिस ना हो जाए। लेकिन एक सुबह की बात है, जब मैं नॉर्मली काम कर रहा था और मेरा फ़ोन अचानक से ब्लिंक करने लगा। एक नोटिफिकेशन आती है, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि मैंने ऐप बंद कर दिया था और फ़ोन फोकस मोड में था। फनी बात ये थी कि मैं जॉब में वो फालतू की डेटा एंट्री कर रहा था। इतना बोर हो रहा था कि मैं सोच ही रहा था कि कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाए, और लो उसी समय मेरे सामने एक टास्क आ जाता है। लेकिन ये वाला टास्क थोड़ा सा अजीब था और डेंजरस भी। दरअसल टास्क था कि तुम्हारी कंपनी के जितना भी डेटा है वो एक ईमेल एड्रेस भेजा था, उस पर ईमेल कर दो। मेरी सांसें उड़ गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। कंपनी का सारा डेटा किसी और को भेज देना, ये इलीगल है। कंपनी लॉस में जा सकती है क्योंकि कंपनी का काम ही यही था, सारा डेटा लेकर दूसरों को बेचना। और लेकिन वो कोई ऐसा इलीगल डेटा नहीं था या किसी से छुपाया हुआ डेटा। वो बहुत नॉर्मल डेटा था जो घर टू घर जा कर इन सब ने इकट्ठा करा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। मुझे ये तो पता था कि अगर मैंने कर दिया तो आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है नौकरी का। लेकिन तभी मेरी नज़र जाती है टास्क के नीचे, प्राइस के ऊपर। प्राइस था $2 लाख। मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना पैसा सुना तक नहीं है, और ये प्राइस था। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी, और इसी वजह से मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा मानो कि मेरे हाथ खुद ही बढ़ने लग जाते हैं, और मैं सारा डेटा उस ईमेल पर सेंड कर देता हूँ। सिर्फ 30 सेकंड लगे और $2 लाख मेरे अकाउंट में आ चुके थे। एक ज़बरदस्त एड्रेनलिन रश मिला, जिसकी शायद मुझे अब आदत बन चुकी थी। दिमाग में बस था, फिर भी लंच तक जितना फोकस कर सकता था किया। जब लंच के बाद मुझे पता चला कि मेरी सुपरवाइज़र मुझे अपने ऑफिस में बुला रही है, तो मुझे ज़्यादा हैरानी हुई नहीं। लेकिन सुपरवाइज़र का बिहेवियर मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्हें मुझे डायरेक्टली फायर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे फायर नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझसे अच्छे से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं चुपचाप खड़ा रहा, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी पोलाइटली मुझे जाने के लिए कह दिया। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं जा रहा था तो जो सुपरवाइज़र था उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर दिख रहा था। उसके एक्सप्रेशन मुझे बता रहे थे कि वो कुछ नॉर्मल सा डर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन अगले दिन मुझे रीज़न समझ आया जब न्यूज़ में देखा कि कंपनी ने एक डेटा ब्रीच के बाद अपना काम बंद कर दिया है। पहले तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मेरी वजह से इतने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन उस गिल्ट की जगह जल्दी ही डर ने ले ली। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कंपनी मुझे फंसा तो नहीं देगी, एक स्केप गोट की तरह खुद को बचाने के लिए। लेकिन डरना क्यों? स्केप गोट क्या होता है? सच में मैंने ही तो ये सब करा है, और कंपनी मुझे फंसा भी देगी, अगर मेरा नाम ले भी लेगी तो शायद कहीं ना कहीं मैं डिज़र्व करता हूँ। डर, गिल्ट, अब शर्म, ये सारे इमोशन तो मैंने उसी दिन बेच दिए थे जब मैंने ऐप डाउनलोड करी थी। अब मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है, अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है, अब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ थ्रिल अगले टास्क को करने का। जिस दिन मैंने ऐप डाउनलोड किया था उससे एक दिन पहले मैंने एक लड़की के साथ वीकेंड के लिए प्लान्स बनाए थे, जिससे मेरी हिंज पे बात हुई थी।
जब मैंने हाँ किया था तब काफ़ी एंग्शियस था। सोच रहा था कि कहीं सिर्फ सस्ती सी नूडल्स और कुछ कॉफ़ी तक ही हमारी डेट सीमित ना रह जाए। मैं जनरली जब डेट पे जाता था तो ये बोल देता था कि लंच अभी करा है और डिनर का मूड नहीं है, ताकि कुछ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर ना कर सकूँ, ताकि पैसे खर्च ना कर सकूँ। लेकिन अब मेरे पास पैसे थे। ज़िंदगी में पहली बार मैं खुलकर खा सकता था, खुलकर दूसरों को खिला सकता था। जिससे मेरी बात हुई थी ना, मैंने उसे वापस से टेक्स्ट करा। मैंने मिलने का प्लान बनाया और जगह भी डिसाइड करी। हम एक लोकल फैंसी फूड स्पॉट पर मिले जहाँ के फूडीज़ जाने माने थे, और मिलते ही वाइब बन गई। मैं सच कह रहा हूँ कि ये मेरी अब तक की बेस्ट डेट थी। हम दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी थी जिन पर हमने बॉन्डिंग फील करी। जहाँ डिफरेंसेस थे वहाँ पे भी हम मजाक में एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे। 2 घंटे तक हमारी डेट चलती रही। हमने बहुत सारा ऑर्डर करा, ड्रिंक्स करी और सब कुछ करा। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगा। उस लड़की ने कहा था कि वो वॉशरूम जा रही है, और जैसे वो वॉशरूम जाती है मेरा फ़ोन अचानक से वाइब्रेट करने लग जाता है। मुझे एक नया टास्क मिला था, टेल द वुमन इन रेड टू हरी अप एंड गेट इट ओवर विद। मैंने इधर उधर देखा और देखा एक औरत लाल कोट में कुछ टेबल्स दूर अकेली बैठी हुई थी। वो ख्यालों में खोई हुई थी, अपने मार्टिनी ग्लास के किनारे पर उंगली घुमा रही थी। मैंने अपना फ़ोन दोबारा चेक किया और कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। गेट वट ओवर विद, ये मैसेज किस चीज़ की बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कंफ्यूज था। मैंने ज़्यादा देर सोचा नहीं, शायद मुझे लालच आ गया था। मैं उस औरत के बारे में उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर गया जो मुझे रोक सकती थी। मुझे लगा इतना बड़ा क्या ही हो सकता है, मुझे सिर्फ एक लाइन ही तो बोलनी है, इसमें ऐसा बुरा क्या हो सकता है। लेकिन मैंने सबसे बड़ा रेड फ्लैग इग्नोर कर दिया था। एक कंपनी को बर्बाद करने के लिए अगर मुझे 2 लाख मिल रहे थे, तो इस टास्क के लिए मुझे 5 लाख मिल रहे थे। ये खुद में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। अब मैं उठकर जाता हूँ और उस लाल कोट वाली के पास जाकर उसके कानों में बोलता हूँ, हरी अप, गेट इट ओवर विद, और ये बोलकर वापस आ जाता हूँ। उस लड़की के एक्सप्रेशन पूरे बदल चुके थे। वो पूरी तरीके से शॉक में थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या सोच रही है, क्या कर रही है। मैं बस वापस घूमकर अपनी सीट पर आने ही लगा था, वो औरत रोने लगी थी। मेरी डेट जब आती है वो मुझे पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा। मैं कहा कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ चीज़ें बताई थी बस। अब मेरी डेट मेरे को नहीं देख रही थी, वो उस औरत को देख रही थी। वो औरत फूट कर रोने लगी थी और अचानक से उठती है और भागते हुए कैफ़े के बाहर चली जाती है। और जैसे वो बाहर जाती है हमें आवाज़ सुनाई देती है। हमें किसी के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कैफ़े के अंदर के जो लोग थे बाहर भाग रहे थे। हम दोनों भी उठते हैं और सीधा बाहर भागते हैं और देखते हैं कि वो लाल कोट वाली औरत मर चुकी थी। वो भागते हुए ट्रैफिक के बीच में चली गई थी और किसी कार से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और मेरी डेट बहुत हैरानी से, डर के साथ, गुस्से में, मुझे नहीं पता क्या एक्सप्रेशन थे, बट वो मुझे देख रही थी, वो मुझे घूर रही थी। और उस दिन के बाद से आज तक हम कभी नहीं मिले। और सच बताऊं तो अब मुझे जो गिल्ट आ रहा था, जो मुझे शर्म आ रही थी, जो खुद पर गुस्सा आ रहा था, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था। आज तक मुझे गिल्ट आया, मुझे डर लगा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उसे दबा दिया है। मैंने इग्नोर करा है। बट इस बार किसी को स्कैम करने की नहीं, किसी के साथ मस्ती करने की बात नहीं थी। मैंने किसी की जान ली थी, लिटरली जान ली थी। अब मेरे अंदर और झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, चाहे उसके पीछे कोई इंसान हो या फिर कुछ और, कुछ भयानक। लेकिन एक बात पक्का थी, उस ऐप का नेचर बहुत ज़्यादा बुरा था, बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा भयानक। मैं अपने घर जाता हूँ, तुरंत उस ऐप को डिलीट कर देता हूँ। मैट को भी कई सारे मैसेज भेजता हूँ और उससे पूछता हूँ कि मुझे किस मुसीबत में डाल दिया भाई तूने। मैं मैट को बार कॉल भी करता हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठाता। काश मेरे रूममेट्स बाहर नहीं गए होते। मुझे किसी से बात करनी थी, लोगों से बताना था, शेयर करनी थी चीज़ें, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, अपने आप को नम करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे करते करते रात के 4 बज जाते हैं और मैं भी अब सो चुका था। सुबह 9 बजे किसी के दरवाजे पर जोर से नॉक करने की आवाज़ आती है। वो और कोई नहीं बल्कि मैट था। उसकी आंखें लाल थी और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स बने हुए थे। मैं मैट पे चिल्लाने ही वाला था कि तुरंत मैट मुझे अंदर धकेल देता है और जल्दी से सारे रूम्स के कर्टेन्स बंद कर देता है और रोता हुआ मुझे बोलता है कि मैंने गलती कर दी भाई, मैंने गलती कर दी, मुझे तुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। मैं उसे बोलता हूँ कि ऑब्वियसली तूने गलती करी है, बट मैंने वो ऐप डिलीट कर दी है। मैट रोते रोते मुझे बताता है कि तू वो ऐप डिलीट ही नहीं कर सकता, वो बार आ जाती है, तुझे अपना फ़ोन ही छोड़ना पड़ेगा और शायद उसके बाद भी वो ऐप तेरे को छोड़ेगी नहीं, वो तेरे पास आती रहेगी। मैं तुरंत अपना फ़ोन निकाल के स्क्रीन देखता हूँ और सच में वो ऐप मेरी स्क्रीन पर थी। मैं उसे तुरंत अनइंस्टॉल करता हूँ।
लेकिन वापस से वो ऐप मेरे सामने सामने स्क्रीन पर दिख रही थी। वो 1 मिनट गायब होती और अगले मिनट वापस आ जाती। मैं अपने फ़ोन को देखते हुए कहता हूँ कि ये क्या बकवास है मैट। मैट मेरा कोई जवाब नहीं देता। उसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लैंक था। और तब मेरी नज़र पड़ती है मैट की शर्ट पर। उसके शर्ट पर खून के धब्बे थे। ये खून किसका है? क्या हुआ? मैं जैसे ही मैट से पूछता हूँ, मैट ज़मीन पे गिर जाता है और रोते हुए बोलता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने सब खत्म कर दिया, सब मर गए, सब मर गए। मैट बार बार एक ही लाइन रिपीट करे जा रहा था जैसे कि कोई रिकॉर्डर अटक गया हो। सच बताऊं तो अब मुझे डर लगने लगा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं मैट से पूछता हूँ कि कौन मर गए? मैट बोलता है कि वो सब मर गए क्योंकि मैंने नहीं करा। मैंने नहीं करा। मैं पूछता हूँ कि क्या नहीं किया? मैट बोलता है कि मैं कर ही नहीं पाया। मैंने कोशिश करी बट मैं नहीं कर पाया। मैं मैट को कहता हूँ कि तू टेंशन मत ले, मैटर कुछ भी हो हम पुलिस के पास जाएंगे और उनको इस ऐप के बारे में सब कुछ बता देंगे। मैट बोलता है कि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, वो मुझे ब्लेम करेंगे। किस चीज़ के लिए ब्लेम? मैट मुझे बस ये बता कि हुआ क्या है। मैट मेरी बात मान ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि हम पुलिस को भी बताएंगे तो वो मुझे ब्लेम करेंगे। वो सब देख रहे हैं, वो मुझे मेरे पे नज़र लगाए बैठे हैं। हम कुछ भी करने जाएंगे उन्हें पता लग जाएगा। मैट बहुत ज़्यादा कांप रहा था। उसे संभालने के लिए मैं उसको बोलता हूँ, देख तू चिल कर, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तू एक काम कर, तू अंदर जा, बाथरूम में जा और शावर ले, ठीक है? तू बहुत बुरी हालत में है, खून से लथपथ है, तू जा और नहा ले। मैट ऐसे करता है। वो डरते हुए जाता है बाथरूम में, नहाने लग जाता है। जब वो नहा रहा था, अचानक से बाहर मेरे दरवाजे पे नॉकिंग होती है। मैं बस हल्का सा देखता हूँ तो एक अमेज़ॉन वाला आया था। एक छोटा सा बक्सा लेकर आया था। मैं वो बक्सा ले लेता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैट अंदर से पूछता है कि कौन है? मैं बोलता कोई नहीं, बस अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय था। बक्से के अंदर कुछ तो था जो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा, हिल रहा था। छोटी चीज़ थी शायद। मैं बक्सा खोल कर देखता हूँ तो उसके अंदर रिवॉल्वर होती है। और तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट करता है। फ़ोन में एक नया टास्क आया था। टास्क में लिखा था, मैट ने अपनी सर्विस पूरी नहीं करी, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, मैट की सर्विस को ख़त्म कर दो। मेरा हाथ कांपने लगा था। मुझे मानो चक्कर आने लगे थे। जो मैं पढ़ रहा था क्या वो सच था? मैं सोच रहा था कि अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन फिर रियलाइज़ किया कि शायद मैट सही कह रहा है। मैं पुलिस को क्या बोलता कि एक इविल ऐप मुझे अपना दोस्त का मर्डर करने के लिए बोल रही है और मेरी बात पे कौन मानेगा? मैंने डिसाइड किया कि मैं रेचल को कॉल करता हूँ। वही एक इंसान थी जिसे मैं जानता था और रेचल इस ऐप को यूज़ भी करती थी। शायद उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो या पता हो कि क्या करना चाहिए। मैं मैट से पूछने ही वाला था कि क्या उसके पास रेचल का नंबर है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि 1 महीने पहले जब हम एक पार्टी में गए थे तब हमने एक ग्रुप बनाया था और मैं उसी ग्रुप में जाता हूँ, रेचल का तुरंत नंबर निकालता हूँ और उसे कॉल करता हूँ। मैं रेचल को बोलता हूँ कि हेलो रेचल। रेचल भी सामने से बोलती है, हाँ बोलो। मैं उसे पूरा बताता हूँ कि हम ये ऐप यूज़ करते हैं और वो तुम भी करती हो, लेकिन अब अचानक से मैट एकदम घबरा गया है, वो पागल सा हो गया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। रेचल बोलती है कि मैट कहाँ पर है? मैं बोलता हूँ कि बस अंदर शावर ले रहा है। मैं उसे आगे बता ही रहा होता हूँ कि मैट कह रहा है कि तभी वो मुझे रोक देती है और बोलती है कि जो भी बताना चाहते हो फ़ोन पर मत बताना, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, हम वहीं डिस्कस करेंगे। मैं बोलता हूँ ठीक है। मैं उसे अपना एड्रेस भेजता हूँ और इंतज़ार करता हूँ रेचल के आने का। मैं अब फ़ोन को काट देता हूँ और देखता हूँ कि शावर का पानी बंद हो चुका था। मैं वापस लिविंग रूम में गया तो देखा मैट वहाँ पर था। अभी भी गीला था, लेकिन मैंने जो कपड़े उसके लिए रखे थे वो पहन चुका था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैट ने उस खाली बॉक्स को देख लिया था जो अमेज़ॉन से आया था, जिसमें गन पड़ी हुई थी। मैट मुझे पूछता है क्या टास्क मिला? तब मैं मैट को बोलता हूँ कि मैट मैं ये टास्क नहीं करने वाला, मुझे जो भी मिला मैं वो नहीं करने वाला दोस्त। तभी मैट मेरी तरफ घूमता है और उसकी रिवॉल्वर स्ट्रेट मेरे सर के ऊपर थी। मैं अचानक से डर जाता हूँ। मैं मैट को बोलता हूँ ब्रो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बंदूक नीचे रख, हम आराम से बात करते हैं। जिसके बाद मैट मुझे बोलता है चुप कर और मुझे सोचने दे। मैट पूरा घबराया हुआ था, वो कुछ तो सोच रहा था और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो मुझे बोलता है कि सॉरी ब्रो। वो बंदूक को और ज़ोर से पकड़ लेता है और अब उसकी उंगलियां ट्रिगर के पास जाने ही वाली थी कि तभी बाहर से किसी गाड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती है। मैट का ध्यान मेरे डोर की तरफ जाता है क्योंकि उस गाड़ी बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने रुकी थी और जैसे उसका वहाँ ध्यान जाता है मैं मैट के ऊपर छलांग मार देता हूँ। मेरे छलांग मारने की वजह से मैट के हाथ में जो बंदूक थी वो कहीं दूर जाकर गिर जाती है। मैं मैट को बहुत ज़ोर से पकड़ता हूँ। मैट भी मुझसे लड़ने का पूरी कोशिश करता है। बस रुक जा, मैं मैट को कहता हूँ, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और मुझसे लड़ना बंद कर देता है। अब मैं उठने वाला हूँ। मैं उसे अच्छे से समझाता हूँ कि प्लीज़ कुछ ऐसा मत करियो कि मुझे रिएक्ट करना पड़े। तू एकदम शांत रहेगा, समझा? मैट अपना सर हिलाता है और हाँ बोलता है। मैं अब उठ जाता हूँ और अपने कर्टेन्स हटाकर देखता हूँ तो बाहर रेचल होती है।
मैं मैट को बोलता हूँ रेचल आई है, हम तीनों मिलकर इसका हल निकालेंगे। जो भी ये प्रॉब्लम है जिसमें भी हम फंस चुके हैं, हम इससे बाहर आएंगे। ओके, अब मैं बस दरवाज़ा थोड़ा सा खोलता ही हूँ रेचल के लिए कि तभी मैं देखता हूँ कि रेचल के हाथ में बंदूक होती है और वो तुरंत मेरे को देखकर शूट करती है। मैं तुरंत नीचे हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रेचल हमें शूट क्यों कर रही है? वो तो अच्छी बात है कि उसका निशाना चूक गया और मैं तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैं अपनी दिल की धड़कनें पकड़ लेता हूँ कि क्योंकि मैं अभी जस्ट मरने वाला था। वो तो उसका निशाना चूक गया तो मैं बच गया, लेकिन फिर मुझे आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ मैट की होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैट पूरी तरीके से घायल हो चुका था। रेचल का निशाना चूका नहीं था, बल्कि उसने मुझे नहीं बल्कि मैट के ऊपर गोली चलाई थी। मैट खून से लथपथ हुआ पड़ा था और धीरे धीरे वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रेचल वहाँ से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बार बार उस पर लात मार रही थी। मैं भी अपनी गन उठा लेता हूँ और मैं ऐसे दरवाजे के सामने रखा है और मैं बोल रहा हूँ रेचल को कि रेचल प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने के लिए। रेचल बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। उन सबके पास मेरी बहन है और वो मेरी बहन को, रेचल अपना सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं कर पाई। वो रोने लगी थी। वो जोर से मेरे दरवाजे पर गोलियां चलाई जा रही थी, 1 2 3 4, जिसके बाद मेरा दरवाज़ा काइंड ऑफ लूज पड़ चुका था। रेचल उसे लात मार रही थी और वो दरवाज़ा अब ऑलमोस्ट खुलने ही वाला था। मैं रेचल को डराने के लिए अपनी गोली से शूट कर देता हूँ। मैं एक बार चलाता हूँ, बंदूक चलती ही नहीं है। दूसरी बार फिर शूट करता हूँ, बंदूक नहीं चलती। उन्होंने मुझे एक फेक गन भेजी थी, बिना, या फिर शायद कोई असली गन बिना किसी बुलेट्स के। वो बस मेरा टेस्ट लेना चाहते थे कि क्या मैट के ऊपर मैं शूट करूँगा या नहीं, और मैं उनके टेस्ट पर फेल हो चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। वो रेचल गोलियां चलाई जा रही थी। शायद अड़ोस पड़ोस सबको पता भी चल गया था, क्योंकि उस गोली की आवाज़ बहुत लाउड आ रही थी। मैं दौड़ के जाता हूँ, मैं अपने किचन से एक चाकू लेता हूँ और वो डोर जैसे ही खुलने की कगार पे था ही, मैं उसको हल्का सा लूज़ करता हूँ। मैं उसकी जो मैंने उधर कुंडी लगाई थी उसे हल्का सा हटाता हूँ और रेचल की एक ही लात मारते वो डोर खुल जाता है। जैसे रेचल अंदर आती है, मैं छुपा हुआ था डोर के पीछे। रेचल अंदर आके यहाँ वहाँ देखने लगती है। मैं पीछे से ही रेचल के ऊपर वार करने लग जाता हूँ, उसी चाकू से उसका कत्ल कर देता हूँ। लेकिन इसी बीच रेचल मुझे शूट कर देती है। गोली सीधा मेरे कंधे पे लगती है और मैं भी गिर जाता हूँ। लेकिन वो मेरी किस्मत मानो कि उससे पहले ही मैंने रेचल के ऊपर इतना वार कर चुका था कि वो भी गिर गई थी। हम दोनों गिरे पड़े थे, हम दोनों की आंखें बंद हो रही थी। घर के बाहर जमावड़ा लग चुका था लोगों का, सब डरे हुए थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर आकर हमें हॉस्पिटल ले जा सके। वेल, कुछ लोग थे जिन्होंने हॉस्पिटल पे कॉल करी, पुलिस को भी कॉल करी। मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। मुझे अपनी आंखें बंद होती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे लिटरली अपनी ज़िंदगी जाती हुई दिख रही थी। रेचल को देखता हूँ, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और यही देखते देखते मेरे सामने एकदम ब्लर हो चुका था और मुझे पता ही नहीं चला कब सब कुछ काला पड़ गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर थी, एक औरत थी जो मुझे बोलती है कि तुम्हारी हालत अब ठीक है, तुम अपने सेंसेस में हो और तुम्हारे घर पे भी सब कुछ बता दिया गया है। मैं रोते हुए पुलिस को बोलता हूँ कि ये सब मैंने नहीं करा, मैं प्लीज़ मेरा भरोसा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। जिस पे वो बोलते हैं कि आई नो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब पड़ोसियों की गवाही हमने ले लिया और उससे हमें ये पता चला है कि तुमने सेल्फ डिफेंस करा था, तुमने किसी को मारा नहीं, तुमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस करा है। और वो जो दोनों लड़का लड़की थे जिनकी वहाँ लाशें पड़ी हुई थी, वो ड्रग डीलर्स थे और वो तुम्हें भी ज़बरदस्ती ड्रग्स बेचने आए थे। सबकी स्टेटमेंट ले ली गई है और तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं हैरान था। मैं उन्हें बोलता हूँ कि बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो पुलिस ऑफिसर मुझे बोलती है कि तुम अभी घायल हो, तुम ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, रेस्ट करो, आराम करो, और कभी बात करने का मन करे तो मुझसे बात कर लेना। ये बोलकर वो जाने लगती है। हमारे बीच एक टेबल था, छोटा सा टेबल, जिसके ऊपर उनका फ़ोन पड़ा हुआ था। मैं पुलिस ऑफिसर को बोलता हूँ कि मैम आपका फ़ोन, आप अपना फ़ोन भूल रही हो। जिस पे वो मुझे देखकर हंसती है और बोलती है कि मेरा फ़ोन मेरे पास ही है, शायद हो सकता है वो तुम्हारा फ़ोन होगा। और ये बोलकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। मैं एक हॉस्पिटल के रूम में अकेला पड़ा हुआ था और तब उस फ़ोन में अचानक से एक साउंड आता है, एक नोटिफिकेशन का साउंड, और ये वही साउंड था उस ऐप का। मैं उस फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो स्क्रीन पे लिखा हुआ था, यू हैव अ न्यू टास्क।